दोस्तों, हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का कंप्यूटर प्लानर देख रहे थे दोस्तों। यह बुक जो है 2025-26 तक सेवन्थ रिवाइज्ड एडिशन कंप्यूटर प्लानर है। मतलब 2025 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सबका सॉल्व पेपर है। 1258 सॉल्व पेपर है, जिसमें से 9498 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तथा 5000 प्लस वन लाइनर पॉइंटर संग्रह। तो दोस्तों, आगामी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का एग्ज़ाम का वह है, उसके लिए कंप्यूटर में के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ताकि अन्य जो एग्ज़ाम में कंप्यूटर जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें भी यह बुक जो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज हम लोग जो कंप्यूटर प्लानर का सेकंड लेक्चर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63, सूचना कियोस्क इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1, इसकी कार्यक्षमता सीमित होती है। कथन 2, यह दूरस्थ नियंत्रित रिमोट कंट्रोल्ड होता है। तो सूचना कियोस्क इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में इसकी कार्यक्षमता सीमित होती है। तो हाँ, जो सूचना कियोस्क होता है, इंफॉर्मेशन कियोस्क होता है, इसकी कार्यक्षमता सीमित होती है। दूसरा, ये रिमोट कंट्रोल्ड होता है। तो दो भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सीमित कार्यक्षमता, लिमिटेड फंक्शनलिटी, कंप्यूटर के विपरीत इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक विशिष्ट उद्योग से जुड़े कार्यों का एक सीमित सेट या केवल एक फंक्शन कर सकता है। रिमोट कंट्रोल और प्रबंधन, रिमोट कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट, चूँकि कियोस्क बड़े शहरों और दूर दराज के स्थानों में बिखरे हुए होते हैं, इसलिए कियोस्क मालिक प्रशासक सॉफ्टवेयर को अपडेट करने, सेटिंग्स को समायोजित करने और सामग्री को दूरस्थ रूप से बदलने में सक्षम है। वे साइट पर गए बिना भी अपने उपकरणों का समस्या निवारण कर सकते हैं। अतः दोनों कथन सूचना कियोस्क के संबंध में सत्य है। CMOS का पूरा नाम क्या है? पूछ रहा है कि जो CMOS है इसका फुल फॉर्म क्या है CMOS का। तो दोस्तों, CMOS का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। तो जो CMOS है इसका पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। कौन? C मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, M से मेटल तथा O से ऑक्साइड, S से सेमीकंडक्टर। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो CMOS का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। CMOS एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चलती है। इस बैटरी को CMOS सेल भी कहते हैं। CMOS को रियल टाइम क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। CMOS चिप में हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम की सेटिंग्स सेव होती है। जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तब भी सेव रहती है, क्योंकि CMOS चिप एक बैटरी की मदद से चल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक फर्स्ट पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कारपोरेट अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया था। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो नहीं, यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये भी नहीं। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल असिंक्रोनस कंप्यूटर। तो इसका जो होगा ए होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा। तो जो यूनिवैक है, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक का फुल फॉर्म होगा। तो यूनिवैक का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली के नेतृत्व में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कारपोरेट अनुप्रयोगों एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन होता है। तो कौन से कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन होता है? तो ALU में होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सभी प्रकार की गणनाएं और तुलना ALU में होती है। प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्थित डाटा एवं निर्देश ALU में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहां प्रोसेसिंग का कार्य होता है।
निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो जो असेंबलर है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है, जबकि चुंबकीय टेप प्रिंटर, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब यह हार्डवेयर है। तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टेप प्रिंटर, सीआरटी कंप्यूटर में हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा एक हार्डवेयर का अवयव नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि इनपुट डिवाइस, सीपीयू तथा मेमोरी यंत्र यह हार्डवेयर है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी डिवाइस ये सभी हार्डवेयर अवयव अवयव हैं जिन्हें हम छू कर महसूस कर सकते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो जो एक्सेल है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, जबकि प्रिंटर, माउस, मॉनिटर यह हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर का वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि, जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं तो वाईफाई एक मॉडेम है, क्रोम एक केबल नहीं है, क्रोम एक जो है वेब ब्राउज़र है। तो जो क्रोम है यह एक वेब ब्राउज़र है, जबकि फाइल हार्ड ड्राइव है तथा चार्जिंग केबल है। तो इसमें जो है बी वाला जो है भिन्न है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, सी होगा। तो इसमें जो सी है, तो जो वाईफाई मॉडेम होता है, क्रोम केबल होता है, फाइल हार्ड ड्राइव होता है तथा चार्जिंग केबल होता है। उपरोक्त युग में क्रोम अन्य सभी युग्म से भिन्न है, क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउज़र होता है, केबल से उसका कोई मेल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो जो कंपाइलर है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, यह लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, जबकि प्रिंटर, माउस एवं कीबोर्ड हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक हार्डवेयर का घटक नहीं है? तो जो मेमोरी है, मेमोरी हार्डवेयर का घटक नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर के ऐसे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर व मदरबोर्ड आदि। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो जो सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य का निर्देश देता है। अन्य सभी विकल्प हार्डवेयर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो सी प्लस प्लस, सी डी रोम, विंडोज 7 ये सब सॉफ्टवेयर है। तो नन ऑफ एबव, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सी डी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। सी डी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इसे लेजर कीड़ों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इसमें हार्डवेयर पूछ रहा है, तो जो सी डी रोम है यह हार्डवेयर है। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा अर्धचालक उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? तो ऐसा कौन सा एक अर्धचालक उपकरण है जो एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? तो जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर एक ऐसा अर्धचालक उपकरण है जो एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत संकेतों और शक्ति को बढ़ाने या स्विच करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी निर्माण खंडों में से एक है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। द्विध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर दो पीएन जंक्शनों के दो अलग अलग विन्यासों जैसे एनपीएन तथा पीएनपी के गठन से प्राप्त होता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में बनने वाले तीन क्षेत्रों को उत्सर्जक, संग्राहक और आधार या मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, बताइए कि नीचे दिए गए कथन में कौन से सही और कौन से गलत है? सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट का सेट से है। तो हाँ ये सही है। जो सॉफ्टवेयर शब्द है इसका अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। तो कथन एक सही है। कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। तो दो भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देश, डेटा, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम का एक सेट है। इन प्रोग्राम में निर्देश फंक्शन के रूप भी हो सकते हैं जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्यों जैसे इनपुट, आउटपुट आदि के लिए किया जाता है। कंप्यूटर दो भागों हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर को निर्देश दिया जाता है कि उसे क्या करना है
और हार्डवेयर उन निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, अतः कार्य करने के लिए कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इन्फॉर्मेशन या सूचना में बदलना है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा कच्चा तथ्य को जो सूचना में बदलना, डाटा सॉफ्टवेयर में आता है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका उदाहरण है? तो जो एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है यह OCR है, किसका उदाहरण है? तो जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है यह जो इनपुट यूनिट का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। OCR टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, इन्हें मशीन रीडेबल मोड में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी पर स्टोर करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर 3, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृत सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिजाइंड टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी एंड द फॉल्ट टॉलरेंस इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक डाटा रिप्लिकेशन। तो यह जो है HDFS होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है, HDFS। तो HDFS हैंडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को विशेष रूप से उच्च स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस दोष सहनशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्वचालित डेटा प्रतिकृत के माध्यम से काम करता है, जिसमें डेटा की कई कॉपियां अलग अलग नोड्स पर रखी जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई नोड फेल हो जाए तब भी सिस्टम काम करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो पूछ रहा है कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो जो डेटा पथ है, डेटा पथ प्रोसेसर का डेटा पथ में, प्रोसेसर के डेटा पथ भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, डेटा पथ। डेटा पथ प्रोसेसर का वह हिस्सा है जिसमें वे सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों को करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें ALU, रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर और बस जैसे घटक शामिल होते हैं डेटा पथ में। क्वेश्चन नंबर 82, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? तो यह जो है जॉन वान न्यूमैन द्वारा व्यक्त की गई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वान न्यूमैन ने प्रस्तावित की थी। इसे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह आधुनिक कंप्यूटर्स के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटरों के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जो पोस्ट है, पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस को चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर विभिन्न मेमोरी स्थानों की पहचान करने के लिए CPU की क्षमता निर्धारित करता है? तो जो एड्रेस बस का साइज है, एड्रेस बस का साइज मेमोरी स्थानों की पहचान करने के लिए CPU की क्षमता निर्धारित करता है। एड्रेस बस का साइज ऑफ एड्रेस बस, तो इसका ऑप्शन बी सही है।
एड्रेस बस का साइज मेमोरी स्थानों की पहचान करने के लिए सीपीयू की क्षमता निर्धारित करता है। अर्थात एड्रेस बस का साइज यह निर्धारित करता है कि सीपीयू द्वारा कितने एड्रेस तक पहुंचा जा सकता है। यह रैम का अधिकतम आकार भी निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक बिट एड्रेस 2 द पावर 20 MB तक पहुंच सकती है। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन से कंप्यूटर घटक सिस्टम बस द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर घटक सिस्टम बस द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो जो सीपीयू इनपुट आउटपुट और रैम होते हैं, सीपीयू इनपुट आउटपुट और रैम सिस्टम बस द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सीपीयू इनपुट आउटपुट रैम। तो सिस्टम बस सीपीयू रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करती है। इसमें डेटा एड्रेस और नियंत्रण की जानकारी होती है। सीपीयू की गति और मेमोरी के आकार की तरह सिस्टम बस की गति कंप्यूटर के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 86, जिस गति से कोई निर्देश निष्पादित किया जाता है वह सीधे कंप्यूटर के अंतर्निहित से संबंधित होती है। तो पूछ रहा है कि जिस गति से कंप्यूटर निर्देश निष्पादित किया जाता है वह सीधे कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड से संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्लॉक स्पीड। तो जिस गति से एक निर्देश निष्पादित किया जाता है वह सीधे कंप्यूटर के अंतर्निहित क्लॉक स्पीड से संबंधित होता है। क्लॉक स्पीड कंप्यूटर के प्रोसेसर की मात्रात्मक गति को दर्शाती है, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। तो जो क्लॉक स्पीड है इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। यह गति दर्शाता है कि प्रोसेसर कितनी तेजी से आउटपुट देगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक नहीं है? तो जो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू तथा ट्रांजिस्टर ये सीपीयू के घटक हैं। जो कंट्रोल बस है यह सीपीयू के घटक नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का एक मुख्य हार्डवेयर भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित करता है और उन्हें प्रोसेस करता है। इसमें अनेक कार्यों को समर्थन करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट होता है, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू तथा रजिस्टर्स आदि, जबकि कंट्रोल बस सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी बस सामान्यतः तारों का एक सेट होती है जो सीपीयू को रैम और अन्य स्थानों से जोड़ती है? यदि सीपीयू को रैम में किसी विशेष स्थान से एक निर्देश प्राप्त करना है, या रैम में किसी विशेष स्थान से एक निर्देश प्राप्त करना है, या रैम में किसी विशेष स्थान पर कोई डेटा राइट करना है, तो यह इस बस पर विशिष्ट स्थान विवरण प्रदान किया जाता है। तो यह कौन सा बस है? कंट्रोल बस है, कम्युनिकेशन बस है, डेटा बस है, या एड्रेस बस है? तो यह जो है एड्रेस बस है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एड्रेस बस। तो एड्रेस बस जो होता है, एड्रेस बस तारों का एक समूह है जो सीपीयू को मुख्य मेमोरी से जोड़ता है और इसका उपयोग मुख्य मेमोरी में एड्रेस की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, यह ज्ञात कीजिए कि सीपीयू के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तो कथन एक, यह रजिस्टर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से बना होता है। तो हाँ, जो सीपीयू होता है यह रजिस्टर मेमोरी, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट सीयू, कंट्रोल यूनिट से नहीं बना होता है। यह रजिस्टर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक से बना होता है। हाँ, ये सही है। कथन 2, तो कथन एक, यह जो सीपीयू है यह रजिस्टर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट तथा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से बना होता है। तो इसका कथन एक सही है। आधुनिक कंप्यूटरों में यह एक एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में समाहित होता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। तो इसका कथन 2 गलत है। तो आधुनिक कंप्यूटरों में एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में समाहित होता है। तो यह कथन गलत है। इसका कथन केवल, तो इसका जो है कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो निर्देशों को पुनर्प्राप्त, रिट्राइव्स और निष्पादित एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू अनिवार्य रूप से एक सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम का ब्रेन है। इसमें एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, एक नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट और विभिन्न रजिस्टर मेमोरी होते हैं। सीपीयू को केवल प्रोसेसर के रूप में रेफर्ड किया जाता है, जबकि दिए गए कथन 2 सीपीयू के संदर्भ में सही नहीं है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सीपीयू सेलेक्ट्स एंड रिट्राइव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द, निष्पादन के दौरान सीपीयू से निर्देशों का चयन
और पुनः प्राप्त करता है या मेन मेमोरी से। तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी होती है और इसे अस्थायी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम और निर्देशों को स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की होती है। इस मेमोरी में केवल उन्हीं प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है जो निष्पादन के लिए तैयार होती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की मूल संगणना क्या है? तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू की मूल संगणना क्या है? तो यह जो कोर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मूल भाग कोर कहलाता है। कोर वह इकाई है जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करती है, जैसे गणना करना, डेटा को प्रबंधित करना और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स सिस्टम का कोर है? सीपीयू मेमोरी पेरिफेरल डिवाइस का प्रबंधन करता है और ओएस का निम्नतम स्तर है। तो जो कर्नल है, कर्नल ओएस का निम्नतम स्तर है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कर्नल एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि ओएस का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार का कार्य करता है। कर्नल एक कोर कंपोनेंट होता है और इसका पूरे सिस्टम पर कंट्रोल होता है। कर्नल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल तथा हाइब्रिड कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है निम्नलिखित में से सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप होता है। इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख घटक होता है तथा यह सभी बुनियादी तार्किक और अंकगणितीय संचालन गतिविधियों को करता है। तो सीपीयू इक्वल टू एएलयू प्लस सीयू। तो एएलयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा सीयू में कंट्रोल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर के सीपीयू जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा मेमोरी को सीधे एक्सेस किया जाता है। तो कंप्यूटर को सीपीयू द्वारा कैश मेमोरी को सीधे एक्सेस किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कैश मेमोरी सप्लीमेंट्री मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यह सीपीयू तथा मेन मेमोरी के मध्य लगाया जाता है। यह सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। 1.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक दर वाला सीपीयू प्रति सेकंड कितना क्लॉक चक्र करता है? तो जो 1.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक दर वाला सीपीयू प्रति सेकंड जो है, प्रति सेकंड तो एक 1.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक दर वाला सीपीयू प्रति सेकंड कितना क्लॉक कर सकता है? तो यह जो 1.8 गुणे 10⁹ टाइम्स कर सकता है। तो यहाँ देखेंगे 1.8, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो घड़ी की गति सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड क्रियान्वित होने वाले चक्रों की संख्या को मापती है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एक चक्र मूल इकाई है जो सीपीयू की गति को मापती है। 1 गीगाहर्ट्ज को जो है 1.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक दर वाला सीपीयू प्रति सेकंड 1.8 गीगाहर्ट्ज को अगर इसमें चक्कर देखेंगे तो 10⁹ होगा। अर्थात इसमें 9 शून्य बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बहुत छोटे आकार की स्टोरेज यूनिट होती है जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है? तो जो आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस में बहुत छोटे आकार की स्टोरेज यूनिट होता है जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सॉरी, जो सीपीयू होता है, सीपीयू में जो है बहुत छोटे आकार की स्टोरेज यूनिट होता है जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। तो यह सीपीयू में होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह बहुत छोटे आकार की स्टोरेज यूनिट होती है जिन्हें रजिस्टर भी कहा जाता है। सीपीयू के मुख्य रूप में से 3 भाग होते हैं, मेमोरी, सेंट्रल मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। कंप्यूटर का दिमाग है, तो जो सीपीयू है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर की प्रमुख प्रोसेसिंग यूनिट है जो डेटा प्रोसेस करता है और कार्य करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 98, इंटेल 805 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन। तो पूछ रहा है कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का है? तो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है सेकेंड जनरेशन इंटेल का है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर दूसरे जनरेशन का है। यह 1976 में लॉन्च किया गया था और यह 8 बिट प्रोसेसिंग क्षमता के साथ आता है। सीपीयू द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीकी क्या है? तो सीपीयू द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीकी पूछ रहा है कि क्या है?
तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, मोर देन वन ऑफ द एबव, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो सीपीयू एड्रेसिंग तकनीकी कंप्यूटर के संगठन में उपयोग होने वाले तरीकों को सूचित करती है जो संगठन के सीपीयू द्वारा मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शन को पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सीपीयू द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीक निम्नलिखित हो सकती है। पहला, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग तथा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क होता है एएलयू, मेमोरी यूनिट तथा सीपीयू, तो यह जो है मोर देन ऑफ एबव होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका ऑप्शन तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क उसका मुख्य भाग सीपीयू होता है जो सभी कार्यों को निर्देशित करता है, डेटा प्रोसेस करता है और उपयोगकर्ता के आदेशों का पालन करता है। इसमें संग्रहित जानकारी, कंप्यूटर प्रोग्राम और अन्य संसाधन होते हैं जो कंप्यूटर को उसके कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो विद्युतीय चालकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो सीपीयू के संदर्भ में कौन सा भिन्न है, तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होता है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी सीपीयू में होता है। जो आउटपुट यूनिट होता है इसका सीपीयू से कोई संबंध नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जो निर्देशों को पुनः प्राप्त और निष्पादित करता है। सीपीयू के तीन भाग हैं, मेमोरी, सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डाटा को दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रोसेसिंग कर यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, तो जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का एक ऐसा भाग है जिसमें संगणन का प्रमुख काम होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू केंद्रीय डाटा विश्लेषक इकाई की तरह कार्य करता है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करता है और सूचनाओं का विश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 104, एक माइक्रो प्रोसेसर संगणक का मस्तिष्क होता है, इसे क्या कहा जाता है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड अ, तो इसे जो है माइक्रोचिप कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन होता है और इसे माइक्रोचिप, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, तृतीय जनरेशन, थर्ड जनरेशन की अधिकतम मेमोरी साइज कितनी है, तो जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन की अधिकतम मेमोरी साइज जो है 16 MB है। तो द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, तो थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की मैक्सिमम साइज जो है 16 MB है, तो इसका ऑप्शन सी, मैक्सिमम 16 MB नहीं 4 GB होगा। तो जो मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज 4 GB होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम जो मेमोरी साइज है यह 4 GB होता है। सीपीयू एकल चिप पर सीपीयू को कहा जाता है, तो एकल चिप पर सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एकल चिप पर सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक सिलिकॉन चिप में सम्मिलित होता है और कंप्यूटर की प्रमुख प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है और निर्देश देता है। कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप इज कॉल्ड, तो एकल चिप पर कंप्यूटर को कहा जाता है माइक्रो, जो एकल चिप पर जो कंप्यूटर है उसको जो कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, न कि माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, माइक्रो कंट्रोलर। एकल चिप पर कंप्यूटर को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है क्योंकि यह एक ही चिप में सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंट्रोल करने के लिए अन्य संबंधित हार्डवेयर को इंटीग्रेटेड करता है। तो दोस्तों बहुत डिफरेंट है। तो
एकल चिप पर यदि सीपीयू रहेगा, ठीक है, यदि सीपीयू रहेगा तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। बट एकल चिप पर यदि कंप्यूटर रहेगा, क्या रहेगा, कंप्यूटर, तो वह जो माइक्रो कंट्रोलर होगा। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। एकल चिप पर सीपीयू यहाँ दिया गया तो यह माइक्रो प्रोसेसर होगा, तथा इधर देखिए एकल चिप पर यहाँ जो है कंप्यूटर की बात कहा गया है, तो यह जो माइक्रो कंट्रोलर होगा। तो जब कंप्यूटर होगा एकल चिप पर तो वह कंट्रोलर होगा, तथा जब सीपीयू होगा तो वह माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रजिस्टर जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस होता है कहलाता है। तो पूछ रहा है कि वह रजिस्टर जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस होता है, यह क्या कहलाता है। तो यह जो है प्रोग्राम काउंटर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रोग्राम काउंटर। तो एक प्रोग्राम काउंटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जो उस अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन किए रहता है जिसे मेमोरी में एग्जीक्यूट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 109, एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को कहा जाता है। तो एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को क्या कहा जाता है। तो इंग्लिश में देखते हैं, द रजिस्टर डेट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। प्रोसेसर द्वारा किसी दिए गए टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। यह रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 110, वह रजिस्टर जिसमें मेमोरी के स्थान का पता होता है जहां से यहां तक डेटा स्थानांतरित किया जाना होता है कहलाता है। पूछ रहा है कि वह रजिस्टर जिसमें मेमोरी के स्थान का पता होता है जहां से यहां तक डेटा स्थानांतरित किया जाना होता है क्या कहलाता है। इंग्लिश में देखते हैं, द रजिस्टर विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी टू एंड फ्रॉम विच डाटा आर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज। तो इसे जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जिसमें मेमोरी के स्थान का पता होता है जहाँ तक डेटा स्थानांतरित किया जाना होता है, यह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहलाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक विशेष प्रकार का रजिस्टर है जिसमें डेटा और निर्देश का मेमोरी एड्रेस होता है। MAR का मुख्य कार्य निष्पादन चरण में मेमोरी से निर्देश और डेटा तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 111, डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं। तो डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहा जाता है। ए स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू कंपनसेट डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डेटा इज नोन एज। तो इसे जो बफर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बफर। तो डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को बफर कहा जाता है। इसका उपयोग डेटा प्रवाह को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है जिससे डेटा प्रवाह में अंतर को निवारित किया जा सकता है और सुचारू रूप से प्रोसेसिंग किया जा सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम द टर्म कैश मीन्स। तो कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में कैश शब्द का क्या अर्थ है। तो कैश शब्द का अर्थ मेमोरी एक्सेस समय को कम करने के लिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच लगी एक छोटी लेकिन तेज मेमोरी होती है कैश। तो जो कैश होती है मेमोरी एक्सेस समय को कम करने के लिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच लगी एक छोटी लेकिन तेज मेमोरी होती है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो कैश मेमोरी एक प्रकार की उच्च गति वाली अस्थिर कंप्यूटर मेमोरी है जो प्रोसेसर तक उच्च गति डेटा पहुंच प्रदान करती है और अक्सर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन और डेटा को संग्रहित करती है। यह मेमोरी एक्सेस समय को कम करने के लिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच लगी एक छोटी लेकिन तेज मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 113, MIPS is a computer performance measurement method for rate of instruction execution for unit time. What is its full form? तो पूछ रहा है कि प्रति इकाई समय अनुदेश निष्पादन की दर के लिए MIPS एक कंप्यूटर कार्य प्रदर्शन मापन विधि है। इसका फुल फॉर्म क्या है। तो MIPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो MIPS का फुल फॉर्म क्या है। तो जो MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन डी सही है, MIPS। जो MIPS है इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो MIPS का पूर्ण रूप मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। यह एक मापदंड है जिसका उपयोग कंप्यूटर या प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन से इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के दो मान्य प्रकार होते हैं? तो जो CISC तथा RIS रिस्क, ये जो आर्किटेक्चर के दो मान्य प्रकार होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग तथा RISC रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग दो प्रमुख प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जिनका उपयोग कंप्यूटर प्रोसेसर की डिजाइन में किया जाता है। इन दोनों में मुख्य अंतर निर्देशों, इंस्ट्रक्शन की जटिलता और प्रोसेसिंग रणनीतियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य एवं असत्य हैं? तो कथन ए, अ माइक्रो कंट्रोलर इज ए प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर। तो माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर है। कथन दो, माइक्रो प्रोसेसर को एक बहुउद्देशीय प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें मेमोरी से बाइनरी अनुदेशों को रीड की क्षमता होती है जो बाइनरी डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है। कथन तीन, अ माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड एन इंटरनल कंट्रोलिंग बस। तो माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल कंट्रोलिंग बस का उपयोग करता है। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो जो कथन एक है, कथन एक, अ माइक्रो कंट्रोलर इज ए प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर। तो हाँ, ये सही है। माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर होता है। कथन एक सही है। कथन दो, अ माइक्रो प्रोसेसर इज डिफाइंड एज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस that has capability to read binary instruction from memory that accepts binary data as input and then process that data। तो माइक्रो प्रोसेसर को एक बहुउद्देशीय प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें मेमोरी से बाइनरी अनुदेशों को रीड की क्षमता होती है जो बाइनरी डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो कथन दो भी सही है। कथन तीन, माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल कंट्रोलिंग बस का उपयोग करता है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो सभी कथन सत्य है क्योंकि एक माइक्रो प्रोसेसर को एक प्रोग्राम योग्य बहुउद्देशीय तार्किक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मेमोरी से बाइनरी निर्देशों को पढ़ने की क्षमता होती है और प्रसंस्करण के लिए माइक्रो प्रोसेसर में बाहरी रूप से इनपुट आउटपुट घटक होता है। इस प्रणाली में एक माइक्रो कंट्रोलर, जिसे प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, एक आंतरिक नियंत्रण बस का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो जो CPU है, CPU कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसका ऑप्शन ए सही। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर की सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है जिसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो द साइज ऑफ वर्ड इन कंप्यूटर इज, तो एक शब्द का आकार कंप्यूटर में कितना होता है? तो एक शब्द का आकार कंप्यूटर में होता है फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज स्ट्रांग डिफरेंट कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में निश्चित होता है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज CPU के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भिन्न होता है। 16 बिट CPU वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट्स है। मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। तो डी सही है। सी भी सही है। इसमें गलत पूछ रहा है तो इसमें जो है बी यही गलत है। रजिस्टर CPU के बाहर स्थिर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होती है। तो ये गलत है। या CPU के बाहर नहीं, CPU के अंदर होता है। तो इसका भी यही गलत है। तो बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर भी कंटेंट लॉस नहीं होता है। रजिस्टर CPU के अंदर की मेमोरी होती है। यह हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है। इस मेमोरी में केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक है? तो जो
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट है, यह सीपीयू के घटक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है और कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? तो जो एएलयू है यह सीपीयू का एक भाग है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 प्रमुख भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत कर सकता है? तो ऐसा कौन सा भंडारण युक्ति है जो सीपीयू के साथ सीधे बातचीत कर सकता है? तो जो प्राइमरी स्टोरेज है, प्राथमिक भंडारण, यह जो है सीपीयू के साथ सीधे बातचीत कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्राइमरी स्टोरेज अर्थात प्राथमिक भंडारण। तो सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहला रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा दूसरा रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर्स ऑफ सीपीयू मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर? तो सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता और नियंत्रित करता है? तो सूचना के प्रवाह को बनाए रखता और नियंत्रित करता है यह कंट्रोल यूनिट, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक घटक है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। कंट्रोल यूनिट आमतौर पर कोडित निर्देशों को समय और नियंत्रण संकेतों में बदलने के लिए एक बाइनरी डिकोडर का प्रयोग करता है जो अन्य इकाइयों मेमोरी, एएलयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आदि के संचालन को निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है? तो जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, जबकि कैश मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट ये जो है सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर है, जबकि इंस्ट्रक्शन डिकोडर इससे संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यही भिन्न है। तो कैश मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक, कैश मेमोरी, अरिथमेटिक एंड द लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सभी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग है, जबकि इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रोसेसर का संयोजक सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर 124, सीपीयू के घटक कौन से हैं? तो पूछ रहा है कि जो सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक कौन से हैं? तो जो कंट्रोल यूनिट और एएलयू है यह सीपीयू का घटक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीपीयू के 3 प्रमुख कंपोनेंट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी या स्टोरेज यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क है यह जो है सीपीयू को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके द्वारा कंप्यूटर के समस्त सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के सभी कार्यों का पर नियंत्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो जो कंट्रोल यूनिट और एएलयू है यह जो है सीपीयू का हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू अथवा सेंट्रल प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के अनिवार्य डाटा का परिचालन करता है, जिसमें अंकगणितीय, तार्किक गणनाएं, तुलना, छँटाई इत्यादि और कंप्यूटर के कार्य नियंत्रित करता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट सीयू और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो कर्नेल सीपीयू का कोर होता है, तो यही सत्य नहीं है, जबकि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा होता है, सही है। सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निर्देशित करता है, ए भी सही है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, तो ए बी सी तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी यही सही नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर सीपीयू का हिस्सा होता है, जबकि कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। क्वेश्चन नंबर 128, कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? तो कंप्यूटर जो अंकगणितीय, अरिथमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचय और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना और प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू को कहा जाता है, तो सीपीयू को जो माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जिसमें इनपुट को प्रोसेस करने, डेटा स्टोर करने और आउटपुट
परिणामों के लिए आवश्यक सभी सर्किट शामिल होते हैं। सीपीयू लगातार कंप्यूटर के निर्देशों का पालन कर रहा है जो उसे बताते हैं कि किस डेटा को प्रोसेस करना है और कैसे प्रोसेस करना है। सीपीयू आपके पीसी के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 131, सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो जो सीपीयू है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह बेसिक अंकगणित, तर्क नियंत्रण एवं इनपुट आउटपुट संचालन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो यदि आप अपने पीसी की क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है। सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा, पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 133, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है? तो वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा कौन स्टोर करता है? तो वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा जो प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है। तो इसका ऑप्शन ए सही, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। इसमें सीमित भंडारण क्षमता होता है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो जो मेमोरी, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। तो जो मेमोरी है यह सीपीयू का एक घटक है। सीपीयू जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट से बना होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी और आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सी सीपीयू की आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? तो जो रजिस्टर है, रजिस्टर सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 136, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम देना। तो 4 कार्य सीपीयू द्वारा कौन होता है? द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय सीपीयू आर फेच, मैनिपुलेट एंड द आउटपुट। तो जो चौथा है वह डिकोड होता है, अर्थात स्पष्ट करना होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम से प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 137, बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती, इस कार्य को जाना जाता है। तो इस कार्य को जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच या संदर्भ स्विच को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो एक कॉन्टेक्स्ट स्विच एक प्रक्रिया या थ्रेड की स्थिति को संग्रहित करने की प्रक्रिया होती है ताकि इसे बहाल किया जा सके और बाद में फिर से निष्पादन किया जा सके। यह कई प्रक्रियाओं को एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू साझा करने की अनुमति देता है और यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अनिवार्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? जो निर्देश व्याख्या है यह किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है, जबकि निर्देश लाना, डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित करना और डेटा प्रसंस्करण संसाधन एक सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, निर्देश व्याख्या। कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जैसे डेटा को अस्थायी रूप एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना एवं डेटा प्रसंस्करण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो जो द्विधारी है, बाइनरी में सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विधारी या बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसमें सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो जो प्रवाह थ्रूपुट है, प्रवाह थ्रूपुट उस मात्रा को दर्शाता है जिसमें सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो थ्रूपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचना को संसाधित कर सकता है। यह प्रति सेकंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114,
इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, और इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्य प्रणाली को निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 142, ऐसा पोर्ट जो डिजिटल कैम कार्ड्स, वाई हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों के हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। इंग्लिश में देखते हैं, अ पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिजिटल camcorders, external hard drives, and other devices that can benefit from the high transfer rates. It can also be used to connect two computers to transfer files. तो यह जो होता है श्रेणी, तो यह सीरीज क्रम में होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 143, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोरेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का करेक्ट क्या है, तो इनपुट स्टेज के बाद आउटपुट स्टेज आता है, गलत है। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग इन स्टेज, स्टोरेज स्टेज तथा आउटपुट स्टेज, तो इसका ऑप्शन बी सही। पहले इनपुट होगा, फिर जो है प्रोसेसिंग होगा, फिर स्टोर होगा, फिर आउटपुट होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर उसके बाद स्टोर होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो किसी भी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग साइकिल को निम्न स्टेज होते हैं, पहला इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज, फिर बाद में लास्ट में स्टोरेज स्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सीपीयू का ऐसा कौन सा घटक है जो सिस्टम को निर्देशित करने और एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो यह जो है कंट्रोल यूनिट होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंट्रोल यूनिट। तो निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का उपयोग होता है। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सीपीयू के कंट्रोल यूनिट सीयू में सर्किटरी होता है जो संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती है, जो सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 146, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन है। तो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक, मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर इसमें है, कंट्रोल यूनिट एएलयू तथा कीबोर्ड ए भी नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट एएलयू तथा मेमोरी है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन कर सकता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक हैं, कंट्रोल यूनिट एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी यूनिट होता है या स्टोरेज यूनिट। एएलयू यह जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना करता है तथा सभी तार्किक संचालन भी करता है। कंट्रोल यूनिट यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मेमोरी या स्टोरेज यूनिट यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 147, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से हैं। तो सीपीयू के घटक जो है कंट्रोल यूनिट, एएलयू तथा रजिस्टर है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा और निर्देशों को संसाधित प्रोसेस करके परिणाम देता है। सीपीयू के मुख्य घटक एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा मेमोरी यूनिट होता है। इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो जो सीपीयू को द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है।
तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे सेंट्रल प्रोसेसर, मुख्य प्रोसेसर या सिर्फ प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम वाले निर्देशों को निष्पादित करती है। सीपीयू प्रोग्राम के निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट अंकगणित, लॉजिक, कंट्रोलिंग और इनपुट आउटपुट संचालन करता है। यह बाहरी कंपोनेंट जैसे कि मुख्य मेमोरी और इनपुट आउटपुट सर्किट और विशेष प्रोसेसर जैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ काम करती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो सीपीयू है, सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। सीपीयू एक इकाई है जो कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रसंस्करण करता है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो यह जो सीपीयू है, इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर की जो घड़ी है, यह मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सीपीयू को प्रोसेसर नाम से भी जाना जाता है। क्लॉक स्पीड आपके सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है। इसे गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को जो है मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर द्वारा किसी निर्देशन के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो जो बाइट्स है, बाइट्स यह सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता, जबकि हर्ट्ज, एम फ्लॉप्स तथा एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड यह सीपीयू की गति को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन डी है बाइट। तो सीपीयू की गति का माप हर्ट्ज, मिप्स तथा एम फ्लॉप्स इत्यादि में की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। तो सीपीयू जो होता है, यह क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। यह सीपीयू हो सकता है, रैम हो सकता है, क्लॉक हो सकता है, चक्रों की संख्या और सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड को चक्र प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है तथा प्रति सेकंड एक चक्र को 1 हर्ट्ज के रूप में जाना जाता है। अर्थात 1 गीगाहर्ट्ज में 1 अरब चक्र प्रति सेकंड होता है। अर्थात 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाला सीपीयू प्रति सेकंड 3.2 बिलियन चक्र निष्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 155, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, जिसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज कहते हैं? तो इसको जो है क्लॉक स्पीड के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड के बराबर है? तो जो 10⁻⁻6 सेकंड है, यह माइक्रो सेकंड के बराबर है। 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 1 गुणे 10⁻⁻6 सेकंड। तो इसका ऑप्शन सी सही। तो एम फ्लॉप्स क्या है? तो एम फ्लॉप्स जो है, इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एम फ्लॉप्स, जिसका फुल फॉर्म है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो एम फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। यह फ्लोटिंग पॉइंट गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की गति की माप है। अर्थात इसका उपयोग सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति मापने के लिए किया जाता है। साधारणतः कंप्यूटर के सीपीयू या प्रोसेसर की गति मिप्स, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? तो MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो जी फ्लॉप्स टी फ्लॉप्स से छोटा होता है, एम फ्लॉप्स जी फ्लॉप से बड़ा होता है। तो जी फ्लॉप्स दोस्तों मतलब गीगा फ्लॉप्स, यहाँ जी से गीगा, टी से टेरा, तो जी गीगा टेरा से छोटा होता है। तो हाँ, कथन एक सत्य है। एम फ्लॉप्स जी फ्लॉप्स से बड़ा होता है, तो ये गलत है। तो कथन, इसका केवल कथन एक सत्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, केवल कथन एक सत्य है। तो प्रोसेसिंग स्पीड फ्लॉप्स, तो किलो फ्लॉप्स, के फ्लॉप्स 10⁻³ वैल्यू, मेगा फ्लॉप्स एम फ्लॉप्स 10⁻⁶, गीगा फ्लॉप्स जी फ्लॉप्स 10⁻⁹,
टेराफ्लॉप्स टी फ्लॉप्स 10 टू द पावर 12, पेटाफ्लॉप्स पी फ्लॉप्स 10 टू द पावर 15, एक्जाफ्लॉप्स ई फ्लॉप्स 10 टू द पावर 18, जेटा फ्लॉप्स जेड फ्लॉप्स 10 टू द पावर 21, याटा फ्लॉप्स वाई फ्लॉप्स 10 टू द पावर 24 होता है। तो निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो एम फ्लॉप्स, फिर जी फ्लॉप्स, फिर टी फ्लॉप्स, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों की गति का माप है। तो के फ्लॉप्स वही है। तो निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? तो मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सब सीपीयू का भाग है। इनपुट यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो जो सीपीयू है यह पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो जो सीपीयू है यह मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही। तो एएलयू आमतौर पर ऑपरेंड्स, जो एएलयू है यह आमतौर पर संकार्यों, ऑपरेंड्स और परिणामों को स्टोर करने के लिए एक संचायक एक्यूमुलेटर का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संचायक का सही वर्णन करता है? तो जो रजिस्टर है यही संचायक का सही वर्णन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह आमतौर पर संकार्यों, ऑपरेंड्स और परिणामों को स्टोर करने के लिए एक संचायक एक्यूमुलेटर का उपयोग करता है। रजिस्टर एक बहुत तेज मेमोरी होती है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो यह जो प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में, तो जो प्रोग्राम काउंटर सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है किसमें? तो प्रोग्राम काउंटर में, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रोग्राम काउंटर पीसी एक रजिस्टर है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश के मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एप्लीमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, तो यह जो कर्सर होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो डेस्कटॉप पर मौजूद टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में प्रदर्शित यूजर इंटरफेस एलिमेंट को कर्सर कहा जाता है। कर्सर एक चल संकेतक होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर इंटरफेस पर किसी भी इनपुट के लिए वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर विभिन्न कुंजियों की सहायता से या माउस जैसे इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से कर्सर को इंटरफेस या एप्लीकेशन के साथ ले जाया जा सकता है।